हेलो एवरीवन, दिल्ली करंट अफेयर्स में आप सभी का स्वागत है। आज की तारीख है दोस्तों 13 नवंबर और 13 नवंबर की जो परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण जो भी सुर्खियाँ हैं वो आज अपन इस वीडियो के अंदर अध्ययन करेंगे। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले दोस्तों आपको मैं बता देता हूँ कि इस वीडियो के अंदर कौन कौन सी सुर्खियों को अपन पढ़ेंगे। सबसे पहले APEC जो एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कोऑपरेशन है, एक संगठन है, रीजनल फॉर्म है, उसके बारे में देखेंगे। उसके बाद में जनजातीय गौरव के एक दिवस, ये थोड़ा सा सिली मिस्टेक हो गया। जनजातीय गौरव के एक दिवस हाल ही के अंदर केंद्र सरकार के द्वारा 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है। और उसी से जुड़ा हुआ बिरसा मुंडा के जन्मदिन पर ये एक आदिवासी नेता है, ठीक है। उसके बारे में अपन कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट आपको मैं बताऊंगा, ठीक है। और अगली स्लाइड में दोस्तों फेसाई के बारे में देखेंगे अपन, ठीक है। और उससे अगली स्लाइड में दोस्तों सेला टनल जो अरुणाचल प्रदेश के अंदर है और विश्व की सबसे लॉन्गेस्ट बाई लेन टनल है, तो अपन इस सेला टनल के बारे में और अच्छे से आगे देखेंगे। INSK की वेला जो हाल ही के अंदर ये एक डीजल इलेक्ट्रिक पनडुब्बी है जिसको भारतीय नौसेना के अंदर शामिल किया गया है, तो उसके बारे में भी अपन विस्तार से अध्ययन करेंगे। और लास्ट स्लाइड के अंदर पाके टाइगर रिजर्व जो पाके टाइगर रिजर्व है अरुणाचल प्रदेश के अंदर है, ये क्यों सुर्खियों में है उसके बारे में भी अपन देखेंगे। चलिए दोस्तों सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। साथ ही दोस्तों एक चीज़ बताने वाला हूँ आपको कि इस वीडियो के अंदर अपन जो वन लाइनर करंट है जो परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है लेकिन इतना भी महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन अपने को याद रखने की आवश्यकता है, ठीक है। जो वन लाइनर का है कि जो करंट है वो आज से मैं इस वीडियो के अंदर आपको लास्ट में बताऊंगा, ठीक है। जो काम की चीज़ है, जो परीक्षा के दृष्टिकोण से एक आधा क्वेश्चन पूछ लेते हैं, ठीक है, तो उसके बारे में अपन को एक याद रखना जरूरी है, ठीक है। तो इस वीडियो के अंदर पर राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के बारे में लास्ट में बताऊंगा आपको। राज्यसभा के एक नए महासचिव की नियुक्ति की गई है, कौन नियुक्त करता है, उसके कार्य क्या है, ठीक है। और नए महासचिव का नाम क्या है वो अपन आगे देखेंगे। भारतीय नौसेना क्या कहेगी, जो नया प्रमुख है किसकी जगह ली है और क्या है कि कौन भारतीय नौसेना का नया प्रमुख बना है। और अगला लास्ट कहेगी अपन कहेगी COP बैठक, कॉन्फ्रेंस ऑफ की जो पार्टीज की जो बैठक है वो अगली बैठक का स्थान डिसाइड किया गया है, तो उसके बारे में भी अपन आगे बात करेंगे। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहले एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कोऑपरेशन के बारे में देख लेते हैं। जो ये सुर्खियों में इसलिए है कि हाल ही के अंदर न्यूजीलैंड के अंदर इसकी बैठक हो रही है। और सुर्खियों के अंदर दूसरी चीज़ ये बता देता हूँ दोस्तों, इसकी स्थापना एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कोऑपरेशन, इसकी स्थापना 1989 के अंदर हुई थी। ये एक रीजनल इकोनॉमिक फॉर्म है जो प्रशांत महासागर है, एशिया और जो प्रशांत महासागर है, जो प्रशांत महासागर के जो तटवर्ती के देश है उन देशों का एक रीजनल फॉर्म है, इकोनॉमिक रीजनल फॉर्म है, जिसकी स्थापना 1989 के अंतर्गत हुई थी। इसके अंदर दोस्तों 21 मेंबर हैं, 21 सदस्य हैं इसके हैं, जिसमें USA, रसिया, चाइना, क्योंकि जो प्रशांत महासागर है उसके तटवर्ती देश जैसे कनाडा हो गया, मैक्सिको हो गया, चिली हो गया, इधर क्या है कि इंडोनेशिया, ये ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, ऊपर से क्या कि रसिया, जो प्रशांत महासागर के तटवर्ती देश हैं वो इस फोरम के सदस्य हैं। 21 सदस्य हैं दोस्तों। और इंडिया क्या है कि सदस्य नहीं है, क्योंकि भाई इंडिया क्या है हिंद महासागर के अंदर आता है, ठीक है। और ये प्रशांत महासागर देशों की एक रीजनल फॉर्म है। इस जो फॉर्म है एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक फॉर्म है, उसका मुख्य उद्देश्य यही है, इसकी स्थापना इसलिए की गई ताकि क्या है कि रीजनल लेवल पे जो प्रशांत महासागर के देश हैं रीजनल लेवल पर क्या है कि इकोनॉमिक इंटीग्रेशन हो, आपस में क्या है कि अंतर्निर्भरता बढ़ जाए, आर्थिक रूप से क्या है कि जो आसपास के देश हैं उनके बीच में ही अपने क्या है कि इंटीग्रेशन हो जाए कैसे जैसे करके। तो ये इस ऑर्गेनाइजेशन का मुख्य उद्देश्य है। इसकी बैठक अभी न्यूजीलैंड के अंदर हो रही है, तो ठीक है। अगली स्लाइड के अंदर दोस्तों देखते हैं जनजाति गौरव के दिवस। दोस्तों केंद्रीय कैबिनेट के द्वारा 15 नवंबर को जनजातीय गौरव के दिवस मनाने की घोषणा की गई है, ठीक है। 15 नवंबर को बिरसा मुंडा जो आदिवासी के नेता है उनके जन्मदिन दिवस पर ये दिवस मनाया जाएगा, जनजातीय गौरव दिवस। इस दिवस को मनाने का उद्देश्य दोस्तों ये है कि भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान जो आदिवासी के समुदाय है उसके द्वारा जो दिया गया जो योगदान है, जो उनका गया कि गौरवशाली क्या कि इतिहास है, आगे आने वाली क्या कि जो नौजवान क्या की पीढ़ी है उसको बताने के लिए
उनका व्याख्यान करने के लिए इस दिवस के रूप में क्या है कि मनाया जाएगा। ठीक है। अब दोस्तों ये तो है जनजातीय गौरव दिवस। उसके बाद मैंने बोला था कि बिरसा मुंडा के बारे में आपको बताने वाला हूँ। देखो दोस्तों, बिरसा मुंडा का जन्मदिन 15 नवंबर को आता है। उन्हीं के जन्मदिन दिवस के अवसर पर जनजातीय गौरव दिवस मनाया जाएगा। दूसरी बात ये, बिरसा मुंडा को धरती बाबा या जगत पिता के नाम से भी जाना जाता है। ये चीज़, पहली चीज़ अपने को क्या याद रखनी है, बिरसा मुंडा इनका जन्म झारखंड के अंदर 15 नवंबर को हुआ था और बिरसा मुंडा को धरती बाबा जगत पिता के नाम से भी जाना जाता है। दूसरी बात अपने को याद रखनी है दोस्तों कि 1899 से लेके 1889 से लेके 1900 के बीच मुंडा विद्रोह हुआ था। मुंडा विद्रोह का नेतृत्व बिरसा मुंडा के द्वारा किया गया था। ठीक है। और जो मुंडा विद्रोह है उसको मुंडा उल गुलान के नाम से भी जाना जाता है। पहली बात यह है कि धरती बाबा के नाम से जाना जाता है। दूसरी बात, उन्होंने कौन सा विद्रोह का नेतृत्व किया और उस विद्रोह का नाम क्या, उपनाम क्या है। ये 3 चीज़ अपने देख ली दोस्तों। चौथी चीज़ ये है दोस्तों कि जो मुंडा विद्रोह था एक खुंटगसी क्या की जमींदारी की एक व्यवस्था थी। ठीक है। कुंटी वैसी, ठीक है। तो उस जमींदारी के एक व्यवस्था में परिवर्तन के चलते ये आंदोलन शुरुआत हुआ था। फिर धीरे धीरे क्या है कि आदिवासी और गैर आदिवासी समुदाय के बीच में ये लगातार क्या कि आंदोलन बढ़ता गया। ठीक है। भूमि के की जमींदारी की व्यवस्था को लेके फिर उसी के फलस्वरूप क्या कि उनकी उपलब्धियों की तरफ जो बिरसा मुंडा के नेतृत्व में जो आंदोलन हुआ उसकी उपलब्धि के तौर पर क्या है कि ब्रिटिश सरकार के द्वारा 1908 के अंदर छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम पारित किया गया था। क्योंकि उनकी मांग जायज़ थी, इसलिए क्या है कि एक्ट के माध्यम से क्या है कि प्रावधान किया गया और इस एक्ट के अंतर्गत आदिवासी लोगों की भूमि गैर आदिवासी लोगों को भूमि हस्तांतरण प्रतिबंध कर दिया गया था कि भाई आदिवासी लोगों की ज़मीन के गैर आदिवासी लोग नहीं खरीद सकते। ठीक है। तो एक तरह से ये इस अधिनियम के अंतर्गत क्या प्रोविज़न किया गया था। लास्ट एक फैक्ट और बता देता हूँ दोस्तों, 15 नवंबर को ही झारखंड स्थापना दिवस के रूप में मनाया जाता है। क्योंकि 15 नवंबर 2000 के अंदर जब वो 3 राज्य बनाए गए थे उसमें से झारखंड था और 15 नवंबर को झारखंड राज्य की स्थापना हुई थी। तो ये फैक्ट क्या है कि जनजातीय गौरव दिवस और बिरसा मुंडा के बारे में था दोस्तों। आप शॉर्ट नोट्स बना लेना। अगला दोस्तों अपन फेसाई के बारे में बात करते हैं। फेसाई दोस्तों, फेसाई की फुल फॉर्म है फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया। तो फेसाई की फुल फॉर्म क्या है देख लो, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया। दोस्तों ये एक ऑटोनोमस स्टैट्यूटरी बॉडी है। ठीक है। एक्ट के माध्यम से इस बॉडी को बनाया गया। 2000 के 6 के अंदर फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट आया था। उसके अंतर्गत एक स्वतंत्र स्वायत्त निकाय के रूप में, वैधानिक निकाय के रूप में इसकी स्थापना की गई थी। ठीक है दोस्तों। ये एक चीज़ सबसे इम्पोर्टेंट ये कन्फ्यूजन ये करती है कि जो फेसाई है वो हेल्थ मिनिस्ट्री के अंतर्गत आती है। जो इसका प्रशासनिक नियंत्रण है, जो फेसाई है एक ऑटोनोमस बॉडी है, उसका जो प्रशासनिक नियंत्रण है वो स्वास्थ्य मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ क्या की जो फैमिली अफेयर है। ठीक है। तो ये स्वास्थ्य मंत्रालय के अंतर्गत आती है। ये दोस्तों अपने को याद रखने की बहुत महत्वपूर्ण फैक्ट है। एक तरह कन्फ्यूजन वाला है जिसमें क्या जब स्टेटमेंट आते हैं तो उसमें अपन क्या है कि मिनिस्ट्री को क्या अपन को कि ऐसे रिलेट नहीं कर पाते फेसाई के साथ, क्योंकि ये फूड सेफ्टी से जुड़ी हुई है, लेकिन आती है हेल्थ मिनिस्ट्री के अंदर। दूसरी बात, जो फेसाई है, फेसाई का प्रमुख काम ये है कि जो फूड की सेफ्टी है, जो भी खाद्य मानक वगैरह, जो भी स्टैंडर्ड वगैरह है उनको सेट करना, मानकों का निर्धारण करना, लाइसेंस वगैरह प्रोवाइड करना। ठीक है। तो ये काम इसका फूड सेफ्टी का रहता है। ठीक है दोस्तों। तो ये फेसाई बॉडी थी। अगली बात अपन क्या है कि दोस्तों अगली अब सेला टनल के बारे में बात कर लेते हैं। सेला जो टनल है दोस्तों, ये लॉन्गेस्ट बाई लेन रोड टनल इन द वर्ल्ड। सेला टनल अरुणाचल प्रदेश में है। दूसरी अपने को महत्वपूर्ण बात याद रखनी है कि लॉन्गेस्ट बाई लेन रोड टनल इन द वर्ल्ड। तो फैक्ट अपने को पूछ सकते हैं। तीसरी चीज़ अपने को याद रखनी है दोस्तों, ये जो बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन है BRO, जो रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत आता है, उसके प्रोजेक्ट वर्तक के अंतर्गत इस टनल को बनाया जा रहा है, प्रोजेक्ट वर्तक के अंतर्गत। ठीक है। तो ये भी एक फैक्ट है, ये याद रखना। चौथी बात याद रखनी है दोस्तों कि ये जो टनल है वो
एक 317 किलोमीटर लंबी 317 किलोमीटर लंबी एक BCT रोड है। 317 किलोमीटर लंबी BCT रोड है। बालीपारा चारपुर तवांग जो रोड है उसका निर्माण किया जा रहा है। 317 किलोमीटर लंबी है, उसका भाग है। और ये रोड दोस्तों, ये जो टनल है वेस्ट कामेंग को ईस्ट कामेंग और तवांग क्षेत्र को जोड़ती है, जो तवांग जिला है अरुणाचल प्रदेश का। ठीक है, तो ये बॉर्डर के इंडिया चाइना के की जो बॉर्डर है LAC पे, ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्या है कि टनल है जो 12 माह से ओपन रहेगी। सुरक्षा के दृष्टिकोण से भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो ये टनल, आप शेला टनल के बारे में याद रखना, अरुणाचल प्रदेश के अंदर। ठीक है, इस UPSC के अंदर भी इसका क्वेश्चन पूछा हुआ। ठीक है, तो ये याद रखना कि ये किसको जोड़ती है, वेस्ट कामेंग को ईस्ट कामेंग और तवांग जो जिला है उसको जोड़ती है। ठीक है, ये बाई लेन रोड मतलब 2 लेन क्या कि टनल क्या कि बनाई गई है। अब अगली स्लाइड में दोस्तों कि INS वेला सबमरीन के बारे में बात कर लेते हैं। सुर्खियों में इसलिए दोस्तों कि ये भारतीय नौसेना को सौंप दी गई है। ठीक है, और INS के जो वेला है ये चौथी जो भारत सरकार के द्वारा प्रोजेक्ट 75 के अंतर्गत 6 स्कॉर्पियन क्लास की डीजल इलेक्ट्रिक स्कॉर्पियन क्लास की डीजल, आप नोट कर लेना, 6 जो एक पनडुब्बी थी, 6 पनडुब्बी का एक प्रोजेक्ट था 75, जिसमें डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन है। ठीक है, और ये फ्रांस के सहयोग से मझगांव डॉकयार्ड लिमिटेड के अंतर्गत बनाया जा रहा है। फ्रांस के सहयोग से प्रोजेक्ट 75 के अंतर्गत मझगांव डॉकयार्ड लिमिटेड में 6 डीजल इलेक्ट्रिक आधारित एडवांस सबमरीन क्या की बनाई जा रही है। उसमें से चौथी का नाम क्या है, INS वेला है, जो हाल ही के अंदर भारतीय नौसेना को सौंप दिया गया है। तो ये एक महत्वपूर्ण न्यूज़ थी। ठीक है, और आप एक्स्ट्रा एक फैक्ट के तौर पे याद रखो, जो INS कलवरी है, जो 6 पनडुब्बी है उसमें सबसे पहली INS कलवरी थी, उसके बाद में खंडेरी थी। ठीक है, तो ये INS कलवरी भी याद रख लेना कि सबसे पहले क्या है कि 6 जो पनडुब्बी है उसमें सबसे पहले क्या है कि INS कलवरी है, और अभी चौथी क्या है कि भारतीय नौसेना को सौंप दी गई है। कौन बनाता है ये याद रखना है, किसके सहयोग से चल रहा है, कौन से प्रोजेक्ट के अंतर्गत। तो अपने को 4 बातें याद रखनी है दोस्तों, आप शॉर्ट नोट्स पे तो आप नोट्स बना लें। ठीक है, चलो आगे चलते हैं दोस्तों। पाके टाइगर रिजर्व के बारे में बात करते हैं दोस्तों। जो पाके टाइगर रिजर्व है, पहली बात तो दोस्तों ये अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। अपने को एक चीज़ फैक्ट हो गया। दूसरी चीज़ याद रखना है कि दोस्तों कि जो पाके टाइगर रिजर्व है उसको पाखोई टाइगर रिजर्व के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, पाके टाइगर रिजर्व को पाखोई टाइगर रिजर्व के नाम से भी जाना जाता है। तीसरी चीज़ ये याद रखनी है दोस्तों, ये जो ईस्टर्न क्या कि हिमालयन बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट है उसके अंतर्गत आता है। जो भारत के अंदर क्या कि 3 क्या कि बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट है, उसमें से क्या कि ईस्टर्न क्या कि हिमालय बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट है, उसके अंतर्गत पाके टाइगर रिजर्व आता है। ठीक है, चौथी अपने को ये बात याद रखनी है दोस्तों कि इसके अंतर्गत एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्या कि स्पीसीज भारत के अंतर्गत, भारत में 9 हॉर्नबिल स्पीसीज प्रजाति पाई जाती है। ठीक है, उसमें से क्या कि 4 जो हॉर्नबिल स्पीसीज है वो पाके टाइगर रिजर्व के अंदर पाई जाती है। ठीक है, भारत के, अब अपने को एक एक्स्ट्रा फैक्ट ये भी मिल गया कि भारत के अंदर 9 हॉर्नबिल प्रजातियाँ हैं। ठीक है, 9 प्रकार की हॉर्नबिल प्रजातियाँ। अब आगे जाने से पहले दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ कि जो पाके टाइगर रिजर्व है उसके दोनों साइड, यानी कि एक वेस्ट साइड के अंदर बरेली तथा कामेंग नदी, और जो पूर्वी साइड है उसके पाके रिवर। ठीक है, 2 नदियों के बीच, 3 नदियों के बीच में क्या है कि ये रिजर्व क्या है कि पड़ते हैं। तो पूर्व साइड के अंदर पाके नदी है, और जो पश्चिम साइड है, पश्चिम और उत्तरी साइड के अंदर बरेली तथा जो कामेंग नदी है वो क्या है कि बहती है। तो ये भी आप एक फैक्ट है, आप यदि याद रखो, नोट करो तो नोट कर लें। ठीक, उसके बाद में क्या है कि जो 4 हॉर्नबिल स्पीसीज है, तो अपन जो 9 भारत के अंदर हॉर्नबिल स्पीसीज है उसमें से सबसे महत्वपूर्ण है ग्रेट हॉर्नबिल। ठीक है, ये IUCN की रेड लिस्ट है उसमें वनरेबल कैटेगरी के अंदर आती है। IUCN की रेड लिस्ट में ग्रेट हॉर्नबिल वनरेबल कैटेगरी के अंदर आती है। ठीक है, जो रेड लिस्ट होती है उसमें ठीक थ्रेटन के आधार पे क्या है कि उस कैटेगरी के अंदर डिवाइड किया गया है, तो उसमें से वनरेबल कैटेगरी के अंदर। दूसरी अपने को बात याद रखनी है दोस्तों, ये अरुणाचल प्रदेश और केरला का स्टेट बर्ड है। अरुणाचल प्रदेश और केरला का भी आप याद रखें। अरुणाचल प्रदेश का तो क्या है कि उधर याद रह जाता है, लेकिन आप केरला का भी ये फैक्ट याद रखना कि स्टेट बर्ड है
ग्रेट हॉर्नबिल। उसके बाद आप दोस्तों लास्ट एक फैक्ट, अब जब टाइगर रिजर्व आ गया तो उससे जुड़ा स्पीसीज़ के बारे में बात करें तो द हॉर्नबिल फेस्टिवल याद रखना, ये नागालैंड के अंदर हर साल मनाया जाता है। द हॉर्नबिल फेस्टिवल नागालैंड के अंदर मनाया जाता है। द ग्रेट हॉर्नबिल है वो अरुणाचल प्रदेश और केरला की स्टेट बर्ड है। और 9 भारत के अंदर हॉर्नबिल की प्रजातियाँ पाई जाती है, उसमें से 4 क्या है कि पाके टाइगर रिजर्व के अंदर। तो ये दोस्तों आपको मैंने बताया था पाके टाइगर रिजर्व के। उसके बाद में दोस्तों अपन वन लाइनर करंट के बारे में बात कर लेते हैं। मैंने आपको बोला कि ये परीक्षा के दृष्टिकोण से इतना महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन अपने को क्या है कि याद रखना जरूरी है, और ये एक तरह से इसमें मैंने शामिल किया है। ठीक है, तो सबसे पहले अपन दोस्तों राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के बारे में बात कर लेते हैं दोस्तों। राष्ट्रीय जो शिक्षा दिवस है वो 11 नवंबर को मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद, जो आज़ाद साहब थे, ठीक है, उनकी बर्थ एनिवर्सरी है 11 नवंबर को, और उस दिन राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया जाता है। राष्ट्रीय शिक्षा दिवस स्टार्ट दोस्तों 2008 के अंदर हुआ था। ठीक है, 2008 से लगातार राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया जा रहा है 11 नवंबर को। आप डेट याद रखना, इस तरह के फैक्ट वगैरह कंपटीशन के अंदर पूछे जाते हैं। ठीक है, उसके बाद दूसरा, राज्यसभा का नया महासचिव, आज ही दोस्तों राज्यसभा का एक नया महासचिव नियुक्त किया गया है। ठीक है, प्रमोद चंद्र जोशी। तो राज्यसभा के नए महासचिव का नाम क्या है? प्रमोद पीसी जोशी। ठीक है, आप शॉर्ट फॉर्म में याद रख लो, पीसी जोशी राज्यसभा का नया महासचिव। दूसरी चीज़ याद रखनी है अपने को कि राज्यसभा के महासचिव की नियुक्ति राज्यसभा के सभापति के द्वारा की जाती है। ठीक है, ये चीज़ याद रखें। उसके बाद राज्यसभा का जो नया महासचिव, उसके काम क्या रहते हैं दोस्तों? ये सभापति के सलाहकार के तौर पे काम करते हैं। जो राज्यसभा का सभापति होता है वेंकैया नायडू जी, उनके सलाहकार के तौर पे ये काम करते हैं। दूसरी चीज़, जो राज्यसभा का क्या है कि सचिवालय होता है, उसका प्रशासनिक प्रमुख राज्यसभा का महासचिव होता है। तो तीसरा फैक्ट भी याद रखना कि राज्यसभा सचिवालय का प्रशासनिक प्रमुख कौन होता है? ये नया महासचिव। और चौथा फैक्ट ये याद रख लेना दोस्तों, ये काम के तौर पे जो राज्यसभा के अंदर क्या है कि जो सभापति होता है उनके द्वारा या उनसे संबंधित कोई भी क्या है कि जो सदन का जो काम वगैरह रहता है, वो काम पूरा क्या है कि नया महासचिव ब्यूरोक्रेटिक पद रहता है। ठीक है, तो इसकी नियुक्ति अपने को ध्यान रखना है। दूसरी बात क्या है कि ये राज्यसभा सचिवालय का, और तीसरा इसका नाम याद रखना है, पीसी जोशी क्या है कि नियुक्ति की गई। अगला फैक्ट क्या है कि वन लाइनर फैक्ट देख लेते हैं दोस्तों। जो भारतीय नौसेना है उसका अगला जो प्रमुख है एडमिरल आर हरि कुमार को नियुक्त किया गया। जो अब ये अगले भारतीय नौसेना के क्या कि प्रमुख होंगे, एडमिरल, नाम क्या है दोस्तों? एडमिरल आर हरि कुमार। ठीक है, ये करमवीर सिंह की जगह लेंगे। ठीक, और इसके बाद लास्ट क्या है कि वन लाइनर फैक्ट है दोस्तों कि सीओपी, जो कॉन्फ्रेंस ऑफ क्या की जो पार्टीज है, उसकी 26वीं बैठक हाल ही के अंदर ग्रेट ब्रिटेन के अंदर ग्लासगो के अंदर आयोजित की गई थी, और वहीं से डिसाइड किया गया है कि अगली सीओपी यानी सीओपी 27, सीओपी 26 अभी ग्लासगो के अंदर हुई है 2021 के अंदर, यूके के अंदर। अगली सीओपी डिसाइड की गई है इजिप्ट के अंदर, मिस्र की राजधानी इजिप्ट है, वहाँ पे सीओपी की अगली बैठक यानी 2022 के अंदर सीओपी की अगली बैठक कहाँ पे होगी? इस तरह का यदि फैक्ट आ जाए तो कहाँ पे होगी भाई? मिस्र के अंदर, मिस्र की राजधानी इजिप्ट के अंदर। और सीओपी 28 उसकी बैठक, सीओपी 28 की बैठक अगली यूएई संयुक्त अरब अमीरात है, वहाँ पे होगी। उसके साथ ही दोस्तों आप एक और फैक्ट याद रख लेना, वैसे ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, कि जो दिल्ली घोषणा है हाल ही के अंदर रीजनल सिक्योरिटी डायलॉग हुआ था अफगानिस्तान को लेकर, उसका आउटकम के तौर पे दिल्ली घोषणा, दिल्ली के डिक्लेरेशन क्या है कि की गई थी। ठीक है, तो इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि दिल्ली के अंदर कोई भी बैठक वगैरह होती है तो उससे जुड़ी उसके नाम के आधार पर क्या है कि बहुत सारी घोषणाएं, 2-3 घोषणाएं पहले भी हुई, तो इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। और रीजनल सिक्योरिटी डायलॉग है वो भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि उसकी तीसरी बैठक है जो इंडिया में आयोजित की गई थी। ठीक है, तो ये दोस्तों आज का डेली करंट अफेयर्स था। ठीक है, तो इसके आपको मैंने प्रमुख स्लाइड के साथ वन लाइनर फैक्ट भी बताया। ठीक है, ये एक मेरी नई पहल है, और आपको पसंद आए दोस्तों तो लाइक कीजिए, सपोर्ट कीजिए, और लगातार क्या कि जुड़े रहिए। ठीक है, थैंक यू एवरीवन।